ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जिसकी सोल अभी एक हाई स्कूल गर्ल की बॉडी में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि वो तो मर गई थी। वो हमें बताती है कि वो अपनी कंपनी की सीईओ थी और अचानक से बिजनेस डील करते हुए मर गई थी और वो ये कहाँ पर आ गई ये सोचकर शॉक होती है। यहाँ पर जो लड़कियां उसे बुली कर रही थी वो उसे कहने लग जाती है कि तुम अभी मरने का नाटक कर रही थी हमें डराने के लिए। तो सूजी यहाँ पर उस लड़की को पकड़ के उसका गला दबाते हुए पूछती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो फिर लेनो से चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें अपने डैड को उनकी जॉब से हाथ धुलवाना है। तो सूजी शॉक होती है कि डैड, मैं तो एक ऑर्फन हूँ तो मेरे पास डैड कहाँ से आएंगे। फिर सूजी को इस लड़की की बॉडी अपने माइंड में दिखाई देने लगती है और सूजी को फिर पता लगता है कि ये लड़की एक गरीब फैमिली से और उसके डैड एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। यहाँ पर वो अपने डैड को अपनी मॉम की बनाई हुई सारी डिशेस लाती है तो वो गरम गरम खा रहे होते हैं। सूजी कह रही होती है कि डैड आखिर इतनी गर्मी में भी आप इतना गरम गरम खाना खा रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे गर्मी से ज़्यादा ठंडी की फिक्र है। तो सूजी कहती है कि अच्छा, आपको तो इतनी ज़्यादा स्वेट भी आ रहे हैं। तभी कार में बैठी यहाँ पर लेना अपने डैड से पूछने लगती है कि डैड, ये आदमी वही है ना जो आपकी मैनेजर की पोजीशन के लिए आपके साथ कंपटीशन कर रहा था, तो ये बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया। तो फिर उसके डैड उसे बताने लगते हैं कि ऐसे सच्चे बंदे जो कि आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें यही सज़ा मिलती है। उसे उसकी पोजीशन से डिमोट कर दिया गया और अब उसे यही काम करना पड़ रहा है। तो लिन देखती है कि वो सूजी असल में इसी सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर यहाँ पर उसे बुली कर रही होती है और वो लोग उसके सारे पैसे भी ले लेते हैं और उसे मार मार के और उसे सीढ़ी से गिरा कर फिर वो उसे बेहोश देख के डर जाते हैं। अब ये सारी मेमोरी जब सूजी के माइंड में चलती है तो वो सोचती है कि वो एक ऐसी लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हो गई है जिसे लोग ऐसे बुली करते हैं और वो इतनी कमजोर है, बस उसका नाम ही सेम उसकी तरह है। सूजी बहुत ही गुस्से में उस लड़की को पकड़ के कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपनी पावर का गलत यूज करके लोगों को सताते हैं। वो उसे जबरदस्ती पकड़ के लेके जाती है और उसे गिराने के लिए डराती है। तो फिर वो लड़की डर के चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि वैसे भी तुम लोगों ने कहा था ना यहाँ पर कोई कैमरास नहीं है, तो तुम मर भी जाओगी तो पता नहीं लगेगा। तो फिर वो लड़की लिन तुरंत ही उससे माफी मांगती है कि मुझसे गलती होगी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तो सूजी फिर उसकी जान छोड़कर यहाँ से अपना चली जाती है और ये लड़कियां सभी शौक रह जाती हैं कि वो इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। फिर हम देखते हैं कि सूजी एक शॉप में आई होती है जहाँ पर शॉप वाला बंदा टीवी की न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें सूजी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है कि एक फीमेल बिजनेसमैन की अचानक से एक्सीडेंट में मौत हो गई। सूजी अपनी ये मरने की न्यूज़ सुन रही होती है और सोचती है कि उसके माफिया ग्रुप के सारे जो लोग हैं वो उसके बिना कैसे सब हैंडल कर रहे होंगे क्योंकि वही तो मेन उनकी बॉस थी। तो फिर वो अपने खास बंदे से मिलने जाती है जिसका नाम फैंग है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि वो मामूली सी स्कूल गर्ल है, आखिर वो मिस्टर फैंग को कैसे ही जानती होगी। सूजी फिर भी नहीं जाती और इंतजार कर रही होती है। इतने में फैंग फिर बाहर निकलता है और उसके सारे गार्ड्स उसे बताते हैं कि ये स्कूल की लड़की उससे मिलने की जिद कर रही है। तो यहाँ पर फिर सूजी फैंग को कहने लगती है कि फैंग, तुम्हारी क्या राइट शोल्डर की चोट ठीक हुई। तो ये सुनकर वो शौक होता है कि सिर्फ सूजी को ही उसकी राइट शोल्डर की चोट के बारे में पता था और किसी को नहीं। तो फिर वो उसे अंदर आने के लिए बोल देता है जिसके बाद फिर सूजी उसे इस बारे में बता देती है कि उसके लिए मानना बहुत ही अनबिलीवेबल होगा लेकिन यही सच है कि वो मरने के बाद इस स्कूल गर्ल की बॉडी में रीबॉर्न हुई है। वो यहाँ पर अपना प्रेयर वगैरह करती है और फिर फैंग तुरंत ही उसे नील डाउन करके ग्रीट करने लगता है क्योंकि अब वो मान जाता है कि वो सच कह रही है। सूजी कहती है कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर फैंग रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें वापस देख पाऊंगा। सूजी पूछती है कि उसके जाने के बाद उसके ग्रुप का काम कैसा चल रहा है। तो फिर फैंग रोते हुए बता रहा होता है कि वो लोग जीत गए लेकिन जो सारे उसके बंदे वो सभी उसके लिए अभी भी रोते हैं। लेकिन वो खुश होकर कहता है कि लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम अब वापस आ गई हो। सूजी कहती है कि अब तुम तो देख ही रहे हो कि मेरी कंडीशन अब कैसी बदल गई है, तो मैं सभी के सामने नहीं आ सकती हूँ, तो अब तुम्हें ही सब कुछ हेल्प करना होगा और हमारी कंपनी को चलाना होगा। सूजी उसका सर अपने शोल्डर पे रखती है और कहती है कि चलो अच्छा ब्रो मत। इतने में फिर गार्ड आकर बताने लगता है कि 2 पुलिस मैन अंदर आ गए। तो ये सुनकर फैंग शॉक होता है कि पुलिस कैसे अंदर आ गए। सूजी कहती है कि चलो मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल करती हूँ। और फिर यहाँ पर सूजी पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है कि वो तो बस 18 साल की छोटी सी लड़की है तो उसे तो वो लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर वो लोग उसे बताते हैं कि वो उसे ही लेने के लिए आया क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसकी लापता होने की कंप्लेन करवाया। तो सूजी शॉक होती है कि मेरे पेरेंट्स। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे घर तक छोड़ देते हैं और सूजी के मॉम डैड उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर थी, आखिर फाइनली वो घर आ गई।
सूजी की मॉम तो उसे हक करके रोने लग जाती है कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, उसने उनका एक भी कॉल भी नहीं उठाई। तभी वो उसके सर पे चोट देख कर कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे आई है। मॉम डैड फिर जल्दी से सूजी को पकड़ के लेके जाते हैं उसे मेडिसिन लगाने के लिए। फिर सूजी का छोटा भाई शाह उसे देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से भाग कर आता है कि सिस्टर आ गई है। कि मॉम उसे मेडिसिन लगा रही होती है तो सूजी कहती है कि घर पे नमक तो हो गई ना। तो फिर उसके डैड नमक लेकर आते हैं और वो तुरंत ही अपनी चोट पर लगा लेती है और कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सूजी की मॉम यहाँ पर उसकी और फिक्र करने लगती है। इतने में यहाँ पर सूजी का भाई शाओ उसकी चोट को फूकने लग जाता है और कहता है कि मम्मी कहती है कि फूकने से चोट जल्दी ठीक हो जाएगी सिस्टर। तो सूजी कहती है कि फिक्र मत करो तुम्हारी सिस्टर ठीक है। और फिर यहाँ पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं और सूजी की मॉम सबसे पहले उसे ही खाना सर्व करती है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फैमिली होना ऐसा फील होता है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी के डैड को उनके मैनेजर मिस्टर जाओ की कॉल आती है और वो चिल्लाने लगता है कि वो अचानक से घर कैसे जा सकता है। सूजी के डैड यहाँ पर मैनेजर को समझा रहे होते हैं कि उन्हें ज़रूरी काम से घर आना पड़ गया और उन्होंने छुट्टी ली है। अभी वो मैनेजर चिल्लाकर सूजी के डैड को कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए कहता है और अभी आने के लिए बोल रहा होता है। फिर यहाँ पे डैड बताने लगते हैं कि कंपनी में कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो सूजी की मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि वो मिस्टर जाओ बार बार तुम्हें टारगेट क्यों करता रहता है। तो डैड कहते हैं कि अभी ये सब छोड़ो और वो चले जाते हैं। तो सूजी पूछती है कि डैड कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया तुम भूल कैसे गई। वो कंपनी का नाम बताती है। तो सूजी सोचती है कि ये जो शिंग ग्रुप कंपनी है ये तो उसकी ही कंपनीज में से एक है। फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि क्लब में होता है और यहाँ पर मैनेजर जाओ उससे बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। इतने में सूजी के डैड पहुंचकर मैनेजर को आवाज़ देने लगते हैं कि मिस्टर जाओ आपने जो डॉक्यूमेंट लाने बोला था मैं वो लेकर आऊँ। तो फिर ये मिस्टर जाओ तो इन्हें डांटने लग जाता है कि तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम्हें देख नहीं रहा मैं मिस्टर फैंग से बात कर रहा था, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो वही रहोगे। और वो उन्हें गेट लॉस्ट बोलने लगता है। तो सूजी के डैड जैसे ही जा रहे होते हैं तो फिर मिस्टर जाओ कहता है कि तुमने मिस्टर फैंग की ज़मीन गंदी कर दी है, अभी इसी वक्त इस ज़मीन को क्लीन करो। ऐसे कैसे तुम जैसा गरीब बंदा इसे गंदा कर सकता है। तो यहाँ पर फिर सूजी के डैड अपने कपड़े से ही ज़मीन साफ़ करने लग जाते हैं और ये मिस्टर जाओ को बड़ी खुशी मिल रही होती है। तभी हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं। उसकी मॉम उसे बताती है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और तुम्हारे डैड अम्ब्रेला भी नहीं लेकर गए और वो बहुत फिक्र कर रही होती है। तो सूजी मान जाती है कि ठीक है अम्ब्रेला मुझे दे दो, मैं डैड को देकर आती हूँ। और फिर सूजी जब यहाँ क्लब में गेट के बाहर पहुँचती है तो वो अंदर जाकर देख रही होती है कि कैसे उसके डैड को मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि अब तुम मेरे शूज़ को भी साफ़ करो, देखो अगर नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हारा मैं कभी प्रमोशन नहीं होने दूंगा और तुम हमेशा सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाओगे। सूजी के डैड फिर उसका शूज़ क्लीन करने लग जाते हैं। सूजी ये देखकर सोचती है कि आखिर कौन ऐसे सह सकता है। तभी मिस्टर जाओ खुश होते हुए कह रहा होता है कि तुम इसी लायक हो, आखिर तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को अपसेट करी थी। इस बात पर सूजी के डैड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यानी आज मेरी बेटी का जो हाल हुआ था उसे जो चोट लगी थी वो तुम्हारी बेटी की वजह से लगी थी। तो फिर मिस्टर जाओ कहता है कि तो क्या, तुम यहाँ क्लीन करने में काम करो। सूजी सोच रही होती है कि उसके जो अब ये न्यू डैड है वो जस्टिस वाले तो लगते हैं लेकिन इतने डरपोक है तो मुझे ही अपने डैड के लिए खड़े होना पड़ेगा। और इतने में उसके डैड तो यहाँ पर इस मिस्टर जाओ को पीटने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बुली करने की। गार्ड्स फिर सूजी के डैड को पकड़ लेते हैं और वो मिस्टर जाओ फिर कोई चीज़ उठाकर उन्हें मारने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है अपने डैड को बचाने के लिए और वो अपने अम्ब्रेला से ही उसे रोक देती है। और फिर वो जब अपने डैड को डैड कहकर बुलाती है तो फैंग शॉक हो जाता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड सूजी का डैड है, फिर तो बॉस मुझे अब छोड़ने वाली नहीं है। सूजी फिर फैंग को चिल्ला रही होती है कि उसकी नाक के नीचे यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है और वो बस देख रहा था। तो फिर फैंग तुरंत ही उसके डैड को अच्छे से ट्रीट करने लग जाता है और सूजी यहाँ पर उसे इशारा कर देती है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील बिल्कुल ना करे। और फिर फैंग तो यहाँ पर सूजी के डैड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और कहता है कि अंकल आपके साथ गलत हुआ है। वो मिस्टर जाओ को ऑर्डर देता है कि उसने आखिर ऐसे कैसे अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से तंग किया तो अब उसे उसके शूज़ क्लीन करने होंगे और ये उसका ऑर्डर है। तो फिर इस मिस्टर जाओ को मानना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं लिन और उसके फ्रेंड्स को जो कि साथ में यहाँ क्लब आई होती है और लिन के फ्रेंड्स कह रही होती है मेरे डैड को प्रमोशन मिला और वो मैनेजर बन चुके हैं और वो आज यहाँ कंपनी के ट्रीट देने के लिए आए ना अपने एम्प्लॉयज़ को। तो लिन कहती है कि हाँ चलो तुम लोगों को अपने डैड की पार्टी दिखा देती हूँ। तभी ये लोग तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे उसके डैड तो सूजी के डैड की शूज़ साफ कर रहे हैं। तो लिन भी ये देखकर शॉक रह जाती है और यहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि अब तो उसका कोई लेवल ही नहीं बचा।
तो सूजी इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग चुप हो जाओ। तो वो लोग और कहती है कि वो यहाँ पर अपनी क्रश को भी बुलाने वाली थी, अगर वो लड़का यहाँ पर आ गया होता तो उसकी और बेइज्जती होती। तो लिन इन लोग को चिल्लाकर भगा देती है। सूजी और उसके डैड जब यहाँ स्कूटी से जा रहे होते हैं तो डैड तो बहुत ज़्यादा गाना गाते हुए खुश हो रहे होते हैं। सूजी कहती है कि डैड आप उस मिस्टर जाओ को सबक सिखाने के बाद इतने खुश हो गए। तो फिर डैड कहते हैं कि मैं उस जाओ को सबक सिखा कर नहीं खुश हूँ, बल्कि मैं इसलिए खुश हो गया हूँ क्योंकि पहले तुम्हारी बहुत ही वीक पर्सनैलिटी थी और हमें हमेशा तुम्हारी फिक्र होती थी कि तुम अपने लिए कैसे लड़ोगी। पर अब मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी मिली है कि मेरी बेटी भी इतनी अच्छी डिफेंस करना सीख चुकी है और वो अब खुद के लिए लड़ना जानती है। यहाँ पर डैड कहने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम को ये सारी चीज़ों के बारे में मत बताना, नहीं तो तुम्हारी मॉम फिक्र करेंगी। तो उसी कहती है कि डैड मुझे तो लगता है कि आप मॉम के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के सामने नहीं, बल्कि मैं अपनी बेटी के सामने सबसे ज़्यादा इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आज जो तुमने चीज़ें देखी वो तुम वापस देखो। तो सूजी कहती है कि डैड मैंने सिर्फ ये नहीं देखी कि आप किसी दूसरे बंदे के शूज़ साफ कर रहे थे, बल्कि मैंने ये भी देखी कि आप अपनी बेटी के लिए कैसे उसे प्रोटेक्ट करने को खड़े हो गए थे और उसके लिए कैसे फाइट कर रहे थे। आप तो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे ग्रेट मैन हो। सूजी को ये चीज़ की खुशी मिलती है कि अब उसे उसके सर पर उसके डैड है और मॉम है जो कि उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस बात की उसे बहुत खुशी है। नेक्स्ट डे सूजी फिर स्कूल जा रही होती है और वो बड़ी खुश होती है कि जब वो एक माफिया क्वीन थी तो हर दिन काम करती रहती थी और उसे अपने स्कूल डेज याद आते थे और इसलिए वो एक ऑर्डिनरी स्कूल का दिन बिताने के लिए अब बहुत ही खुश होती है। इतने में एक लड़का उसे पीछे से रोक रहा होता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। तो सूजी तो तुरंत ही उसे किक कर देती है और वो नीचे गिर जाता है और उसे बताता है कि उसकी किचन गिर गई थी, बस वही उसे दे रहा था। और जैसे ही उसको देखता है तो कहता है कि सूजी तुम उस दिन तुमने मुझे कन्फेस करी और तुम्हारा कन्फेशन फेल हो गया, तो इस तरीके से तुम मुझसे अपना बदला ले रही हो। तो सूजी ये सुनकर शॉक होती है और फिर उसे इस लड़की की मेमोरी से पता लगता है कि वो असल में इस लड़के जिसका नाम हान है उसे पसंद करती थी और सभी क्लास के सामने उसे लेटर देते हुए प्रपोज भी करनी गई थी कि वो सिलेक्ट करती है। तो उसने साफ उसे मना कर दिया था कि उसे सेम एज वाली लड़की नहीं पसंद है बल्कि बड़ी लड़की पसंद है। तब यहाँ पर फिर वो तो रिजेक्ट हो गई थी और लिन ये देखकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उस पर्सन को पसंद करने की जिसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पर फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी को पता लगता है कि यानी इस रीज़न की वजह से वो लिन मुझे बुली करने के लिए और पीछे पड़ी थी। तभी सूजी यहाँ पर इसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाती है कि बच्चे तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा रहेगा, और वो अपने चली जाती है। तो फिर ये शौक होता है कि उसने मुझे छोटा बच्चा बोल कर गई है। और फिर सूजी को यहाँ पर फिर से लिन और उसके फ्रेंड्स बीच में मिल जाते हैं और वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो आखिर हान से क्या बातें कर रही थी। सूजी नहीं बताती है तो फिर लिन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने पहले भी बोली थी कि मेरे डैड मैनेजर है और वो तुम्हारे डैड को जॉब से निकलवा सकते हैं। देखो अब मैं तुम्हारे डैड को कैसे जॉब से निकलवाती हूँ। वो तुरंत ही फिर अपने डैड को कॉल लगाती है। तो फिर उसके डैड उसे बैड न्यूज़ बताते हैं कि उन्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। तो वो शॉक होती है। फ्लैशबैक में हम दिखाते हैं कि ये काम असल में सूजी का होता है। उसने फैंग को कहकर ये करवाई होती है। फैंग उसे बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेट किया, जाओ ने सच में उसके डैड की जॉब की पोजीशन छीना था जो कि अब वापस से वो उन्हें दिलवा देगा। सूजी फिर भी उससे बात नहीं कर रही होती है तो वो माफी भी मांग रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा डैड निकलेगा। तो फिर सूजी उसे चिल्लाती है कि क्या मैंने सारे तुम लोगों को ऐसे काम करना सिखाई हूँ कि कोई गरीब हो तो तुम लोग उसे इस तरीके से ट्रीट करोगे? क्या तुम भूल गए कि मैंने हमेशा सभी को क्या सिखाई हूँ? तो फिर वो कहता है कि यही कि ईमानदारी से काम करना और सभी के साथ सेम तरीके से रहना। और वो माफ़ी मांगता है कि उसने सच में इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं और उससे गलती भी हो गई। तो वो उसे एक चांस मांग रहा होता है और फिर उसे उसके मॉम और डैड की सारी इन्फॉर्मेशन पता करके दे रहा होता है कि असल में जो उसके डैड है वो सच में बहुत ही मेहनती है और उन्होंने इतनी मेहनत करके मैनेजर की पोजीशन के लायक बने थे, पर उस मिस्टर जाओ ने उनसे वो पोजीशन छीन लिया था। और दूसरा उसकी मॉम, वो कोई सिंपल पर्सन नहीं है बल्कि वो तो एक अमीर फैमिली की बेटी है, शू फैमिली की। सूजी भी ये पढ़कर शॉक होती है और वो कहता है कि मैं भी पहले सरप्राइज हो गया था। जितना मुझे पता लगा है उन्होंने अपनी फैमिली के साथ रिश्ते कट कर लिए। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी को यहाँ पर लिन उसके डैड के खिलाफ चीजें बोलने लगती है तो सूजी सीधा उसे थप्पड़ लगाती है। तो फिर वो उसकी मॉम के बारे में बोलने लगती है तो सूजी उसे और मारती है और उसे मना करती है कि वो दोबारा उसके पेरेंट्स के बारे में ना बोले। तो यहाँ पर इतने में टीचर आ जाती है इन लोगों को चिल्लाने के लिए। जल्दी से लिन उनके पास पहुंच कर कहने लगती है कि आंटी अब आप मेरी मदद करो। तो फिर वो कहती है कि स्कूल में मुझे टीचर ही बोला करो। तो फिर वो बताती है कि टीचर इस लड़की ने मुझे मारी है। तो फिर टीचर गुस्से में सूजी को कह देती है कि वो अपनी मॉम को यहाँ स्कूल बुलाए। लिन तो खुश होने लगती है कि अब तो इसकी मॉम को भी मैं सबक सिखाऊंगी। फिर सूजी की मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है और लिन सोच रही होती है कि वो तो बस एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगी। पर यहाँ पर
सूजी की मॉम तो एक अलग ही अपने ऑरा में आती है और कहने लगती है कि उनकी बेटी ने बिल्कुल सही करी है इस लड़की को मार के, और वो दोबारा उसे परेशान करेगी तो वैसे ही करेगी। तो यहाँ पर फिर वो टीचर कहने लगती है कि क्या तुम्हारी बच्ची तुम्हारी तरह है, तुम भी फाइटिंग में तेज हो। तो यहाँ पर सारे लोग तो शौक रह जाते हैं। फिर इतने में प्रिंसिपल आकर भी सूजी की मॉम की साइड लेते हैं और उनसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो सारे बच्चे शौक होते हैं कि प्रिंसिपल आखिर सूजी की मॉम को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। और फिर प्रिंसिपल के डर से ये टीचर तो तुरंत ही सूजी की मॉम से माफ मांग लेती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। और फिर यहाँ से सूजी की मॉम को जाने मिल जाता है। सूजी कहती है कि मॉम मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई नहीं हूँ मैं कभी तुम्हें बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल से कुछ बात करने के लिए, तुम अपने क्लास में जाओ। पर सूजी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी फील होती है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम प्रिंसिपल के ऑफिस में आने के बाद उनसे थैंक्स बोल रही होती है कि उन्होंने आज उसकी हेल्प करे। तो फिर वो बदले में कह रहे होते हैं कि वो आखिर इतने रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो वो उनकी कुछ मदद कर दे। यहाँ पर फिर सूजी की मॉम मना कर रही होती है कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर चुके हैं, तो फिर वो उनकी क्या ही मदद कर सकती है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अपनी फैमिली की तरफ से। तो फिर ये प्रिंसिपल उन्हें टच करने लग जाता है और कहता है कि फिर उन्हें कोई और फायदे दिलाने पड़ेंगे। इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है और इसे देखकर बहुत गुस्सा आती है। वो तुरंत ही यहाँ पर हॉकी लेकर आती है और उस बैट से ही इस प्रिंसिपल को मारने लगती है और वो उसे ऐसे सबक सिखा रही होती है। तो प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो उसे स्कूल से निकलवा देगा। फिर यहाँ से सूजी अपनी मॉम के साथ बाहर आ जाती है और सूजी अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि वो अकेले ही उनके लिए हमेशा फाइट कर सकती है। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि असल में वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, पर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर लिए और वो सूजी को सॉरी कह रही होती है। तो सूजी कहती है कि सॉरी किस बात के लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती थी। तो सूजी कहती है कि इसमें सॉरी वाली क्या बात है, आखिर हमारी अभी की लाइफ भी तो कितनी अच्छी है ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, प्यार तो है। तो फिर सूजी की मॉम रोने लग जाती है और उसे बताती है कि वो भी असल में इसी स्कूल से पढ़ाई कर चुकी है और वो इसलिए ही उसे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी क्योंकि ये एक अच्छी स्कूल है, पर वो सोचती है कि शायद इससे बेहतर उसके लिए कहीं और ही होना सही रहेगा। तो सूजी तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान करी होती है कि उसे ऐसे स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि सूजी तो पूरी यूनिवर्सिटी को ही खरीद लेती है और एक न्यू बोर्ड मेंबर बन जाती है। यहाँ पर फैंग उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट लाकर दे देता है और कहता है कि वो ये न्यूज को कब अनाउंस करने वाली है। तो सूजी कहती है कि मैं इतनी हाई प्रोफाइल में नहीं रहने वाली हूँ, बल्कि अभी तो तुम इस चीज को सीक्रेट ही रखना। फिर नेक्स्ट डे जैसी वो यहाँ क्लास में आती है तो उसे देखकर लेना और उसके फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्कूल से निकाला जा चुका है। तो सूजी गुस्से में कहती है कि आखिर किसने मेरी डेस्क को नीचे गिरा दिया। वो लिन के सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा ही काम है ना। तो वो कहती है कि हाँ मैंने भी करी है तो क्या हो गया, तुम्हें तो निकाला जा चुका है तो तुम्हारी सीट भी यहाँ पे रहेगी तो क्या फायदा रहेगा। सूजी कहती है कि किसने कहा कि मुझे निकाला गया है। तो लिन तो हंसकर कह रही होती है कि प्रिंसिपल ने। तो फिर सूजी उसे बताती है कि उसे क्या इस बारे में पता नहीं है कि प्रिंसिपल के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसे डायरेक्टली निकाल सके। उसने एप्लीकेशन सबमिट करा है बोर्ड मेंबर्स तक, लेकिन जब तक बोर्ड मेंबर्स अप्रूवल नहीं भेजेंगे वो लोग उसे नहीं निकाल सकते। और फिर सूजी लिन को उसकी जगह से हटा देती है और कहती है कि अब ये मेरी जगह, और वहां पे बैठ जाती है। तो लिन गुस्से में फिर उसे मारने जा रही होती है, पर यहाँ पर सूजी बस उसे गुस्से में देखती है तो वो रुक जाती है कि लास्ट टाइम उसने उससे मार खा चुकी है। तो फिर लिन यहाँ पर कहने लगती है कि किसी आखिर क्लास में रहना ही है और वो अपना मजे करने के लिए बाहर चली जाती है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। और ये सारी चीजें हान यहाँ पर आकर देख रहा होता है और वो तो सूजी से काफी इंप्रेस होता है कि वो ऐसे टाइप की लड़की है। फिर इतने में उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वो इतना क्या देख रहा है, तो फिर हान बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में अभी भी बोर्ड मेंबर के अप्रूवल का इंतजार कर रहे होते हैं। सूजी को अभी तक स्कूल से निकालने का नोटिस क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें कह रहा होता है कि पक्का जो सूजी की मॉम है उनका उनकी रिच फैमिली के साथ कनेक्शन होगा और तभी उनकी वजह से ही सूजी को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा होगा। पर प्रिंसिपल यकीन नहीं कर रहे होते और कहते हैं कि उसका तो उसकी फैमिली के साथ रिश्ता कट हो चुका है तो वो क्या ही अपनी बेटी की मदद कर पाएगी। पर इतने में फिर अप्रूवल आ जाता है तो वो खुश होने लगते हैं कि देखा उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया ना। तो असिस्टेंट बताता है कि ये आपको स्कूल से निकालने का नोटिस है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि आप स्टूडेंट के साथ काफ़ी अनफेयर है इसलिए आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो वो तो शॉक रह जाते हैं और असिस्टेंट कहता है कि अब तो प्रूफ हो गया है कि पक्का सूजी की मॉम का उसकी फैमिली के साथ कनेक्शन है, तभी तो उसकी रिच फैमिली ने ही उसकी मदद करी होगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ देख रही होती है कि उसकी नेबर वाली कुछ आंटी उसकी मॉम की बुराई कर रहे होते हैं कि उसकी मॉम की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जा चुका है। तो फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसे काम क्यों करती है ये औरत,
अपनी बेटी को आखिर स्कूल से निकलवा दी ना उसने। सूजी गुस्से में फिर यहाँ पर पानी डाल देती है और उन्हें समझाने लगती है कि वो दोबारा उसकी मॉम के बारे में ऐसा ना बोले, तो भी वो लोग चुप नहीं हो रहे होते। इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी कार से पहुंच जाता है और वो सूजी की मॉम को मनाने लगता है कि उसने ही स्कूल में जो उसके लिए नोटिस भिजवाई है निकालने के लिए उस स्कूल से, वो वापस ले ले और उसे जॉब दिलवा दे। तो मॉम तो यहाँ पे मना कर रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, तो भी वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली के साथ कनेक्शन है और उन्हीं को ही बोल के तुमने करवाई हो। तो भी यहाँ मॉम मना कर रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सूजी यहाँ पर प्रिंसिपल से कह देती है कि तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो उसे डराती है कि लास्ट टाइम उसने उसे कैसे मारी थी, तो फिर वो डर जाता है। और फिर ये सारे मजे लेने के बाद सारी नेबर आंटीज भी अपने अपने घर चली जाती है। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि चलो हम लोग भी चलते हैं। तभी उसकी मॉम रुक कर इस बारे में सोच रही होती है कि क्या सच में वो प्रिंसिपल सही कह रहा था और मेरी श्वान फैमिली ने ही उसे निकलवाई है। तो फिर सूजी कहती है कि आप उस ओल्ड मैन की बात पर मत बिलीव करो। तो फिर मॉम कहती है कि हाँ, आखिर मेरी फैमिली मेरी क्यों हेल्प करेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी की मॉम अपने रूम में आकर अपनी छोटी बच्ची की फ़ोटो देखकर रो रही होती है। तभी यहाँ पर फिर सूजी के डैड भी आ जाते हैं। सूजी की मॉम कह रही होती है कि उनकी जो पहली बच्ची थी वो अगर आज जिंदा होती तो अब तक वो 25 साल की हो चुकी होती। और ऐसा बोलते हुए वो उसे याद कर रही होती है और कहने लगती है कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। इसलिए और फैंग सूजी को उसकी ग्रेव के पास लाया होता है और उसे बता रहा होता है कि जब उसकी मौत हुई तो वो सिर्फ 25 साल की थी और वो उसकी ग्रेव पर आकर 3 दिन से रो रहा था। वो कहने लगता है कि तुम इतने यंग टाइम में मर गई, जबकि अभी तो तुम्हारी और भी ग्रोथ पर जाने का टाइम था, तुम्हारा बिजनेस एम्पायर और बढ़ने वाला था और तुम ऐसे ही सब छोड़कर चली गई। और वह यहाँ पर उसके लिए फ्लावर भी लेकर आया होता है और फिर सूजी की तरफ उसे देखने लगता है, पर फिर यहाँ पे रख देता है। सूजी कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, बल्कि ये दूसरी लाइफ मिलकर मुझे तो अब होम वाली फीलिंग आ रही है और एक अच्छी खुशी मिल रही है। फिर फैंग उसे बताने लगता है कि वो अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता करवाना चाह रही थी ना, तो अभी कुछ चीज़ें पता लग रही है। उसके रियल पेरेंट्स ने उसे इसी शहर में छोड़े थे और बाकी भी चीज़ें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगी जाएगी। फिर यहाँ पर फैंग उससे कहने लगता है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये जो लड़की के अंदर तुम आई हो इसकी शक्ल भी सेम तुम्हारी तरह ही है और नेम भी, तो क्या कुछ चीज़ तुम्हारी और इसकी अटैच हो सकती है। तो सूजी भी फिर सोचने लगती है। जब वो घर आती है तो उसका भाई शाह उसे देखकर खुश होने लगता है और वो उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करने लगता है और बताता है कि आज उसे ये टीचर से स्पेशल प्राइज जीतने पर मिला है और ये फॉरेन वाली चॉकलेट है। तो सूजी कहती है कि तुम ही खा लो। तो फिर वो कहता है कि सिस्टर आपने मुझे बताई थी कि आपको नट्स वाली ये स्पेशल चॉकलेट पसंद है, तो आप ये मुझे इसलिए दे रही हैं क्योंकि आप अच्छी चीज़ें मुझे देना चाहती हैं। तो सूजी फिर उसे चॉकलेट ले लेती है और कहती है कि टीचर ने तुम्हें कितनी चॉकलेट दी। तो बताता है कि एक। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तो फिर वो कहता है कि मॉम डैड हमेशा कहते हैं कि घर में जो भी अच्छी चीज़ आए वो सिस्टर को पहले देनी चाहिए। तो सूजी कहती है कि एक काम करते हैं, हम हाफ हाफ ले लेते हैं तो ये फेयर होगा। शाओ तो फिर छोटा सा चॉकलेट का हिस्सा ही लेकर खुश हो जाता है और अपनी मॉम को बताने चला जाता है। सूजी फिर अपने किसी बंदे को कॉल करती है और उसे अरेंजमेंट करने के लिए बोलती है कि फॉरेन से ये वाली चॉकलेट वो मंगवा दे और किंडरगार्टन में ये बोलकर बंटवा दे कि कंपनी की तरफ से चैरिटी वर्क है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने भाई को स्कूल से पिक करने जाती है और वो खुश हो जाता है उसे देखकर कि सिस्टर आज आप मुझे पिक करने आई हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस चॉकलेट के लिए आई हूँ, मैंने सुनी कि आज स्कूल में सभी बच्चों को एक चॉकलेट का बॉक्स बांटा गया है, तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। तो फिर वो अपसेट होकर बताता है कि एक बच्चे ने उसकी चॉकलेट का बॉक्स छीन कर भाग गया है और उसके डैड अभी उसे अपने साथ कार में लेके जा रहे हैं। तो सूजी कहती है कि चलो हम उससे लेकर आते हैं और फिर सूजी यहाँ पर उस आदमी की कार को फॉलो करती है और उसके पास पहुंचकर उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे भाई की चॉकलेट चुराया है। तो फिर वो बंदा बहुत सारे पैसे उसे देने लगता है कि वो एक चॉकलेट के लिए इतना क्या कर रही है, चुपचाप से पैसे लेकर नहीं खरीद ले। सूजी को गुस्सा आती है और वो इस आदमी को सबक सिखा कर कह देती है कि वो उसके भाई की चॉकलेट को रिटर्न करवाए। फिर यहाँ पर वो बच्चा जो कि उसे चॉकलेट छीना था वो शाओ को चॉकलेट रिटर्न कर देता है और फिर सूजी अपने भाई को यहाँ से लेकर जाती है और उसे समझा देती है कि कोई भी उसे ऐसे बुली नहीं कर सकता, उसके पास अब उसकी सिस्टर है। पर यहाँ पर उस आदमी को गुस्सा आती है और वो तो सूजी से बदला लेने का ही सोच रहा होता है। और फिर रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो शाओ अपने मॉम डैड को बता रहा होता है कि आज सिस्टर ने कैसे उसकी चॉकलेट को उसके लिए फाइट करके दिलवाई है। तो यहाँ पर मॉम डैड फिर शाओ को समझा रहे होते हैं कि वो उसे अपनी सिस्टर का हमेशा ऐसे अच्छे से ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर सूजी के मॉम डैड सूजी से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो अभी एक बिजनेस का सोच रहे थे
कि उनके पास जो नीचे रेंट वाली शॉप है वो उसे सुपरमार्केट हाउस बना देंगे। तो सूजी यहाँ पर अपने मॉम डैड को आइडिया देती है कि ये सुपरमार्केट शॉप वाला आइडिया अच्छा नहीं है। वो यहाँ पर उन्हें बताती है कि इसमें उनका काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व कर चुकी है कि वहाँ पर और भी अच्छी काफ़ी शॉप है, तो लोग इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं आएंगे। तो वो उससे बेटर बिजनेस आइडिया उन्हें देती है कि वो लोग अपनी उस जगह को कैसे रेंट पर देकर और भी कोई चीज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जिससे फिर सूजी की मॉम को आइडिया पसंद आता है और वो लोग फिर सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज वगैरह करवा कर खुश हो रहे होते हैं कि उनका नया काम शुरू हो गया है। तभी यहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिसके बच्चे ने सूजी के भाई से चॉकलेट चुराया था। यहाँ पर अपने गुंडे को लेकर आया होता है सूजी को सबक सिखाने के लिए, और ये सारे गुंडे फिर यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सूजी के मॉम डैड फिर बस रोने लग जाते हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर सूजी अपने भाई शाह को लेकर पहुँचती है और वो ये देखकर अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग मेरी फिक्र मत करो, इन लोगों से तो मैं निपट लूंगी। और वो इन सारे गुंडों को फिर मारने लग जाती है। तो वो लोग तो हार मान जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो तो कितनी बड़ी एक्सपर्ट है, और वो गुंडे तो यहाँ पर फिर भाग जाते हैं। और सूजी फिर इस आदमी से वो सारे पैसे भरने के लिए बोलती है जो इसके गुंडे सब तोड़ के गए। तो पहले तो वो नहीं मान रहा होता है, तो सूजी उसे मारने का डराती है, तो वो तुरंत ही पैसे उसे भर देता है जितने भी वो 5 लाख मांगती है और चला जाता है। फिर यहाँ पर सूजी के डैड उसे कहने लगते हैं कि वो कितनी बदल गई है और इतनी अच्छी मार्शल आर्ट सीख गई है। तो सूजी कहती है कि लगता है डैड आपको भी मेरे से मार्शल आर्ट सीखनी है ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लग गया। तो फिर मॉम कहती है कि मैं भी सीखूंगी, हम पूरी फैमिली मार्शल आर्ट्स गैंग बन जाएंगे। फिर कुछ नेबर आंटी यहाँ पर सूजी की बुराई करने लगती है कि वो कैसी बेकार लड़की है। तो सूजी की मॉम को गुस्सा आता है और वो उन्हें चिल्लाती है कि दोबारा वो उसकी बेटी के बारे में ऐसी बोलने की हिम्मत भी ना करे। सूजी की मॉम यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताती है कि यहाँ की सारी लड़कियों में सिर्फ वो ही एक लौती इतनी ज़्यादा अच्छी है जो अपनी फैमिली को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। डैड भी कह देते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दोबारा तुम लोगों ने अगर मेरी बेटी को कुछ भी कहा ना तो तुम लोग फिर हमारे नेबर नहीं होंगे। तो फिर वो लोग डर के अपने घर में चले जाते हैं। सूजी बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि अगर आगे चल के आपको पता लगता है कि मैं पुरानी वाली सूजी नहीं हूँ तो क्या आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे रहोगे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम हमेशा मॉम डैड की प्यारी बेटी रहोगी। और यहाँ पर शाह भी कह रहा होता है कि तुम हमेशा मेरी बेस्ट सिस्टर होगी। और फिर सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं। रात में हम देखते हैं कि फिर वो सारे गुंडे रिटर्न आते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब सूजी को वो लोग अपनी आइडल मान चुके हैं कि वो कितनी एक्सपर्ट है फाइटिंग में। तो वो लोग यहाँ पर सूजी के घर पे जो तोड़फोड़ करके गए थे उन लोगों के काम की वो सब ठीक करने के लिए आए होते हैं और काम पर लग जाते हैं। तो सूजी के मॉम डैड फिर काफ़ी खुश होते हैं कि वो लोग तो सुधर गए। फिर नेक्स्ट सीन में फैंग सूजी को उसके रियल पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए गया होता है। तभी सूजी उसे मना करती है कि रहने दो, मुझे अब अपने रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानना। वैसे तो मैं पहले से उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी कि वो लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास बहुत ही अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे मॉम डैड हैं, इतना अच्छा भाई है, और मैं उनके साथ ही बहुत ही खुश हूँ। ये मेरी अब रियल फैमिली है। तो फिर फैंग कहता है कि फिर तो तुम्हें ये सच जानने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसे बताता है कि उसके रियल पेरेंट्स जो उसे छोड़कर चले गए थे वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिनके साथ वो रह रही है। फिर सूजी क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, इसी बारे में सोचते हुए कि वही लोग उसके रियल पेरेंट्स हैं और उन लोगों ने उसे उसके बचपन में ही छोड़ दिया था। वो बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक करे जा रही होती है। इतने में यहाँ पर हान उसे देख लेता है और उसे ड्रिंक करने के लिए वो मना कर रहा होता है, पर वो फिर भी नहीं मानती है। फिर इसके बाद सूजी जब इतनी देर बाद घर आई होती है तो उसकी मॉम उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है कि वो कितने टाइम से उसके लिए परेशान थी, वो कहाँ पर थी और वो क्यों अपसेट थी जो उसने ड्रिंक कर ली। पर फिर सूजी नहीं बताती है और यहाँ पर फिर उसके डैड उसके लिए सूप लेकर आते हैं। इतने में उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है और ये लोग को फिर मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि उन्हें कल से ही बीमार लग रहा था तो टाइम पर हॉस्पिटल ले आना चाहिए था। वैसे तो उन्होंने टाइम पर ले आए, पर और ज़्यादा जल्दी लाते तो अच्छा रहता। तो डैड अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी गलती है। तो यहाँ पर फिर शाह कहता है कि डैड आपकी गलती नहीं है, आप तो मॉम को हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे, पर मॉम सिस्टर की फिक्र कर रही थी इसलिए वो नहीं मानी। फिर डॉक्टर चला जाता है और सूजी इस बारे में डैड से पूछने लगती है कि यानी मॉम मेरी वजह से परेशान थी और वो मुझे ढूंढने में लगी हुई थी, इसलिए फिर वो हॉस्पिटल नहीं गई। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वापस आ गई हो ना, तो अब तो तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होंगी तुम्हें देखकर।
फिर नेक्स्ट सीन में सूजी फैंग से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि उसके मॉम डैड ऐसे टाइप के पर्सन होंगे जिन्होंने उसे छोड़ा होगा। तो पक्का कुछ ना कुछ रीजन है इसके पीछे। वो फैंग को इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है और फिर सूजी अपने डैड के साथ हॉस्पिटल से घर आ जाती है। और यहाँ पर तभी वो जैसी हान को देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि कल रात मैं ही तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर लाया था और वैसे तुम्हारा ये गेस्ट हाउस सच में बहुत ही अच्छा है। तो सूजी फिर कल रात के बारे में याद करती है कि वो इतनी ड्रंक हो गई थी और हान उसे अपने बैग पर उठाकर उसके घर लेके जा रहा था। और जब वो यहाँ पर पहुंचा था तो शाओ ने जल्दी से डैड को बताया था कि सिस्टर किसी लड़के के साथ आई है। फिर यहाँ पर मॉम डैड जल्दी से सूजी को हान के बैग पर से उतारते हैं और वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी इसलिए वो उसे घर लेकर आया। फिर मॉम कह देती है कि अब तुम इतनी रात को घर कहाँ जाओगे, तो आज रात यहीं पे रुक जाओ। तो वो मान जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हान पूछने लगता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्या वो अभी ठीक है। तो फिर सूजी यहाँ पर उससे बात करती है और फिर हान अपना स्कूल जाने के लिए निकलता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर सूजी की मॉम की फैमिली को देखते हैं, यानी कि सूजी की मॉम के डैड को, जो कि आज तक उनसे गुस्सा होते हैं इस बात पर कि सूजी की मॉम ने अपने बच्चे गुम होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाई है। सूजी की मॉम की एक सिस्टर यहाँ पर उन्हें मना रही होती है कि वो सिस्टर को वापस घर ले आए, पर डैड गुस्से में कह देते हैं कि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और चले जाते हैं। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स फिर आपस में बातें करने लगते हैं कि उनकी वजह से असल में सूजी खोई थी और ये बात तो डैड को पता ही नहीं है। सूजी का अंकल यहाँ पर सिस्टर को साफ मना करता है कि इस बारे में डैड को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। सूजी फिर यहाँ फैंग के पास पहुँचती है और वो अपनी चेयर पे जाके बैठती है। फैंग उसे बताने लगता है कि उसने जितना इन्वेस्टिगेट करा उससे पता चला है कि वो बचपन में जिस टाइम पर खोई थी उसी टाइम पर ही उसकी मॉम ने अपनी फैमिली के साथ रिश्ते भी कट करी थी। फिर सूजी जब घर आती है तो वो अपनी मॉम को मना करती है कि वो कोई भी काम ना करे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बस आराम करने के लिए बोले। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम शाओ से कहती है कि जाओ ब्रदर हान को यहाँ डिनर के लिए लेकर आ जाओ। तो सूजी हान का नाम सुनकर शौक होती है। तो फिर मॉम उसे बताने लगती है कि हान को यहाँ पे रहने के लिए इतना अच्छा लगा कि उसने हमारे गेस्ट हाउस में पूरे 1 साल के लिए रेंट पर रहने के लिए आ गए। तो ये सुनकर तो सूजी शॉक होती है और यहाँ पे डैड कहने लग जाते हैं कि मुझे उस लड़के पर पहले ही शक था, उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। फिर हान यहाँ पे डिनर पे इन लोगों को ज्वाइन करता है और सूजी की मॉम डैड को थैंक्स बोलने लगता है कि वो लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं जो उसको यहाँ पर बुला लिए। सूजी के डैड तो लेकिन बिल्कुल खुश नहीं होते और वो यहाँ पर उससे इस बारे में पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पे रह रहा है तो क्या उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हान बताता है कि उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है और वो अपने घर में सिर्फ अकेला रहता था, तो इसलिए वो जगह उसे अच्छी नहीं लगती थी और यहाँ उन लोगों के साथ उसे अच्छा लगा, इसलिए वो यहाँ पे रहने आ गया। तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा ये सुनकर इमोशनल हो जाते हैं कि सच में वो कितना अकेला है फिर तो। और यहाँ पर सूजी के डैड भी फिर उसे खाना सर्व करते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और फिर हान को कितना अच्छा लगता है कि उसे इतने अच्छे लोग मिल गए। फिर सूजी बाहर सीढ़ियों पे बैठ के ड्रिंक करते हुए फैंग से बात कर रही होती है और इस हान के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता लगा लेती है कि सच में उसके मॉम डैड की मौत कार एक्सीडेंट में हुई है, पर उसके मॉम डैड का जो इतना सारा पैसा था वो इकलौता उसे कोई मिल गए और वो इतना ज़्यादा पैसा है कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी ख़त्म करना चाहे ना तो भी नहीं ख़त्म कर पाएगा, इतना सारा है। तो यानी वो सच में अकेला तो है लेकिन उसके पास एक ही चीज़ है, बस वो पैसा है। तो कॉल रखने के बाद सूजी यही कह रही होती है कि सच में वो कितना बेचारा है फिर तो इतने में हान यहाँ पर आकर उसे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो सूजी कहती है कि एक बिल्ली की, सच में कितनी बेचारी बिल्ली है। फिर दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में डैड यहाँ पर आ जाते हैं और सूजी को ड्रिंक करता हुआ देखकर वो उसे यहाँ पे फ्रूट देने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो सूजी अपने डैड को फिर हाई बोलती है। उसके डैड अंदर चले जाते हैं और हान उसके डैड की तारीफ करता है कि वो कितने अच्छे हैं उसके लिए और उसकी तो पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी के इस गेस्ट हाउस में कुछ लोग यहाँ पर हंगामा करने आ जाते हैं और अपने पैसे रिफंड करवाना चाह रहे होते हैं। तो सूजी यहाँ पर इस बंदे को सबक सिखाने के लिए जाती है और हान और वो दोनों उसे जाकर वो पैसे रिटर्न लेते हैं। और सूजी यहाँ पर हान को ये चीज़ सिखाती है कि खुद का पैसा ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मेहनत के कमाए हुए पैसे को रिटर्न लेना चाहिए, उस पर हमारा हक है। तो फिर हान तो उससे और इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजी फैंग से मिलने गई होती है और फैंग उसे बताता है कि बचपन में उसे जिसने गायब किया है वो कोई और नहीं, उसके पीछे उसकी मॉम की सिस्टर का हाथ है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरी मॉम ने तो मुझे बताई कि उनकी वो सिस्टर बड़ी अच्छी है और हमेशा उनकी हेल्प करती रहती है और फैमिली से दूर होने के बाद भी वही हमेशा उनसे मिलने भी आया करती है। तो फिर फैंग बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है, मैंने सही से इन्वेस्टिगेट करा। तो सूजी कहती है कि ठीक है, फिर अपनी मॉम की इस सिस्टर को मुझे ही अच्छे से सबक सिखाना होगा। फिर सूजी जब घर आई होती है तो उसे पता लगता है कि उसकी ये आंटी उसकी मॉम से मिलने ही घर आई है। तो यहाँ पर फिर वो
बातों बातों में अपनी इस आंटी को समझाने लगती है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ग्रज पालने वाली लड़की है। जो भी उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ भी करेगा ना तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ करेगी। यहाँ पर फिर वो अपनी इस आंटी को सबक सिखाने के लिए बातों बातों में उससे अपनी मॉम के लिए हेल्प मांगने की कोशिश करती है कि वो गेस्ट हाउस का बिजनेस और इम्प्रूव करवाने में मदद करे। तो फिर वो अच्छी बनने के लिए मान जाती है और सूजी यहाँ पर फ्रैंक के साथ यही सब प्लानिंग करी होती है कि उसकी आंटी यहाँ पर एक तरफ तो उसकी मॉम का बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रही है और दूसरी तरफ बिगाड़ने में भी वही लगी हुई है। लेकिन सच में अगर वो किसी दिन उसकी फैमिली को कुछ करने की कोशिश करेगी तो सूजी फिर उन्हें छोड़ेगी नहीं, ऐसा वो डिसाइड कर लेती है। तो सूजी की इस आंटी को उससे तो डर लग रहा होता है कि वो तो कितनी ज़्यादा स्कैरी है। हम देखते हैं कि सूजी की आंटी जब अपने घर गई होती है तो उसे कॉल पे पता लगता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तो सूजी के ग्रैंडपा सुन लेते हैं और अपनी इस बेटी को चिल्लाने लगते हैं कि वो किसी काम की नहीं है। और तब यहाँ सूजी के घर पे हान ने उसकी मॉम के लिए एक नई पेंटिंग को गिफ्ट करने के लिए लाया होता है। तो सूजी की मॉम उस पेंटिंग का पैसा भरना चाह रही होती है। तो वो कहता है कि आप लोगों ने मुझे फ्री में इतना खाना खिलाया तो बदले में इसे फ्री समझ लो। तो फिर ये सुनते हैं इसके साथ ही सूजी यहाँ पर तुरंत ही उस पेंटिंग के बारे में पता करवाती है और उसे पता लगता है कि ये पूरे 7 लाख की पेंटिंग है। तो वो इस बारे में हान को बता देती है कि उसे पता लग गया है। हान कहता है कि लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए और तुम्हारी मॉम को पेंटिंग बहुत ही पसंद आई है। तभी इतने में सूजी की मॉम आवाज़ दे रही होती है कि उन्हें उस पेंटिंग के साथ फ़ोटो खिंचानी है। तो हान कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ फ़ोटो खींचने। सूजी भी मान जाती है कि ठीक है अब मॉम को पसंद है तो कोई नहीं। नेक्स्ट डे सूजी हान के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है और यहाँ पर वो उसे पूछती है कि उसकी कार कहाँ चली गई जिसकी लग्जरी कार में बैठ के वो स्कूल जाता था। तो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और बस में बैठ कर जाना चाहता हूँ। तो फिर वो उसे अपने साथ बस में लेकर आ जाती है और उसे बस की आईडी भी बनाकर वो दे देती है। फिर दोनों जब बस से स्कूल पहुंचते हैं तो उसके पीछे पीछे हान को देखकर लिन और उसकी फ्रेंड शॉक होती है कि ये हान आखिर उसके पीछे क्यों लगा हुआ है। फिर कैंटीन में भी सूजी यहाँ पर हान के साथ ही बैठ के लंच कर रही होती है और लिन इन लोग को देखकर गुस्सा हो रही होती है। तो सूजी फिर उसे और दिखा रही होती है और हान के मुँह में आप फ्रूट्स खिलाने लगती है। फिर हान का फ्रेंड भी नोटिस कर लेता है कि वो सूजी को इतना पसंद करता है और हमेशा उसे देखते रहता है। तो वो मान लेता है कि हाँ यही बात है। फिर लिन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर हान का पीछा करते हुए यहाँ सूजी के गेस्ट हाउस तक पहुंच जाती है और उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली एक गेस्ट हाउस चला रही है। तो फिर लिन सूजी और उसकी फैमिली का काम खराब करने के लिए उनके गेस्ट हाउस के बारे में झूठी टूटी रूमर्स फैलाना शुरू कर देती है। पर इस बारे में जब सूजी को पता लगता है तो वो फैंग की मदद से उसे सभी के सामने एक्सपोज कर देती है और इंटरनेट पर सभी को उसके बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुँचती है तो गार्ड्स उसे रोक देते हैं कि उसे स्कूल से निकाला जा चुका है तो अब वो यहाँ पर नहीं आ सकती। फिर उसे बोर्ड में देखने को मिलता है कि उसके बारे में नोटिस लगा हुआ है कि वो अब स्कूल से निकाली जा चुकी है। लिन यहाँ पर शॉक हो जाती है और उसके सारे फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं। फिर वो सूजी से पूछने लगती है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो वो कहती है कि तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी थी ना तो तुम्हें उसका बदला मिला है। और वो उसे कह देती है कि दोबारा तुमने मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया ना तो इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर लिन घर आती है और वो अपना गुस्सा अपने डैड के ऊपर निकालने लगती है कि उनके पास अब जॉब भी नहीं रही और अब उनका क्या होगा। तो फिर उसके डैड तो गुस्सा हो रहे होते हैं। इतने में उन्हें किसी लेडी की कॉल आती है और वो बताते हैं कि देखा तुम्हारे डैड को जॉब मिल चुकी है। और फिर वो तो सूजी की उसी आंटी से मिलने गए होते हैं जो कि सूजी की मॉम से बदला लेने का इस मिस्टर जाओ को काम दे रही होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सूजी के एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं और वो फेल हो चुकी होती है। तो उसके मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं वो अगली बार मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। फिर यहाँ पर सूजी काफ़ी स्टडी में लग जाती है पर उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो हान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ट्यूटर करने में हेल्प कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर सूजी फिर काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही होती है और उसकी पूरी फैमिली उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर लोग साथ में घूमने भी जाते हैं। और ये सब देखते हुए सूजी की आंटी को और जेलसी हो रही होती है अपनी सिस्टर से कि वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश क्यों है और इतना अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ बिता रही है। इससे वो इतनी जेलस हो रही होती है और वो बस यही बारे में सोच रही होती है कि उसने अपनी सिस्टर को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी पर कोई तो चीज़ है, कोई तो पर्सन है जो सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो कोई और नहीं सूजी होती है जो कि अपनी फैमिली को सीक्रेटली सब प्रोटेक्ट कर रही होती है क्योंकि उसे अब इस आंटी की सारी चालें पता है। फिर इस आंटी को सूजी की कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें पता लगती है और वो फिर समझ रही होती है कि सूजी ही असल में वो माफिया क्वीन है जो कि उस कंपनी की ओनर है और वही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी के मॉम डैड आज उसका बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर आए होते हैं कि जो बच्ची उनकी खो गई थी वो अगर आज जिंदा होती तो आज उसका 26 बर्थडे होता। तभी हान उन लोग के हाथ में केक देखकर ये समझता है कि आज उसका बर्थडे तो वो लोगों ने उसके लिए बर्थडे केक खरीदे। तो वो उन लोग को थैंक्स करने लग जाता है कि आज उसके पास पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम वो लोग हैं।
ये सुनकर फिर सूजी के मॉम डैड इमोशनल हो जाते हैं और वो केक उसी को ही दे देते हैं कि हाँ वो उसकी बर्थडे के लिए। फिर जब ये लोग केक घर लाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसमें कैंडल 26 का होता है क्योंकि वो तो सूजी के लिए था। यहाँ पर सूजी तो सोचने लग जाती है कि अगर उसकी मौत नहीं हुई होती तो आज उसका 26 बर्थडे होता। फिर वो तो फील करने लग जाती है कि जैसे ये बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर यहाँ पर जैसे वो कैंडल ब्लो करती है तो शाओ कहता है कि सिस्टर आखिर ये तो ब्रदर हान का बर्थडे था, आपने क्यों कैंडल ब्लो करा? तो वो कहती है कि मैं भूल गई थी। हान कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने ब्लो करी या मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ लेंगे कि ये तुमने भी अपना 26 बर्थडे सेलिब्रेट करी हो, इमेजिनरी वाला। तो वो कहती है कि हाँ मैंने एडवांस में सेलिब्रेट कर ली। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सूजी की मॉम यहाँ पर उसे बात करने के लिए बुलाती है और वो कहती है कि अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है तो वो उसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती है। वो उसे बता देती है कि असल में उसके पैदा होने से पहले उनकी एक और बेटी हुई थी। और हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी के ग्रैंडपा इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि सूजी की मॉम का ऐसे एक गरीब लड़के के साथ अफेयर है और उनका एक नाजायज़ बच्चा भी हो गया। तो वो उस बच्चे को ले लेते हैं और सूजी की मॉम को फोर्स करते हैं कि अगर वो उनकी बताई हुई एक अमीर फैमिली में बिजनेस मैरिज नहीं करेंगी तो वो उसकी बेटी को नहीं देंगे और वो उसे लेकर चले जाते हैं। तो सूजी की मॉम के पास ऑप्शन नहीं होता और वो शादी करने के लिए मान जाती है। पर यहाँ पर सूजी की मॉम की जो सिस्टर होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थी और वो उस बेटे को गायब करने के बाद झूठा नाटक करती है कि सिस्टर तुम्हारा बच्चा कहीं खो गया। तो फिर सूजी की मॉम शादी बीच में ही छोड़कर चली जाती है और इतना अपने बच्चे को ढूंढती है पर वो बच्चा नहीं मिलता। और यहाँ पर सूजी के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं कि शादी छोड़कर वो बीच में चली गई। और फिर यहाँ पर सूजी की मॉम को एक मरी हुई बच्चे की लाश मिलती है कि यही उनका बच्चा है। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सूजी रोने लगती है कि उसके मॉम डैड ने कोई उसे छोड़े नहीं थे बल्कि वो तो उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें लगा कि वो मर चुकी है इसलिए उन्होंने उसे ढूंढना बंद कर दिए। सूजी को ये पता लगता है कि जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो उसी दिन ही उसके मॉम डैड ने अपनी वेडिंग करे थे। तो वो फिर उनकी ही वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर अच्छा सा इंतज़ाम करवाती है और धूमधाम से उनकी वेडिंग एनिवर्सरी मनवाती है। पर इस सेलिब्रेशन के बीच में आंटी यहाँ पर पहुँच जाती है सूजी के ग्रैंडपा को लेकर और वो यहाँ पर सभी के सामने सूजी की मॉम को इस बारे में बता देती है कि वो अपनी जिस बेटी को ढूंढ रही थी वो तो असल में ज़िंदा बच गई थी और वो बहुत ही फेमस कंपनी की माफिया क्वीन थी। सूजी की मॉम तो और ज़्यादा रोने लग जाती है कि उन्हें जब पता चला कि उनकी बेटी ज़िंदा थी तो अभी भी वो उससे मिल नहीं पाई, जो कि 25 की एज में अब मर चुकी है। तो ये सुनते के साथ ही अब यहाँ पर सूजी को तो गुस्सा आ जाता है कि ये आंटी यहाँ पर अभी भी उसकी मॉम को टॉर्चर करना चाहती है। वो उसे आकर थप्पड़ लगा देती है और सभी के सामने इस आंटी की सारी पोल खोल देती है कि असल में सारी चीज़ों की मास्टरमाइंड यही थी और इसने ही सूजी को बचपन में गायब करी थी। यानी कि सूजी ऐसा बताती है कि उसकी बड़ी बहन को, क्योंकि अभी तो उसकी मॉम को पता ही नहीं है। फिर इस आंटी को यहाँ से अरेस्ट करके लेके चला जाता है और सूजी के जो ग्रैंडपा होते हैं वो तो अभी भी उतने ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, उन्हें अपनी कभी गलती का एहसास होता ही नहीं है कि अगर वो बच्ची को नहीं लेकर गए होते तो आज तक ऐसा होता भी नहीं। यहाँ पर सूजी उन्हें साफ कह देती है कि वो उन्हें अपना ग्रैंडपा नहीं मानने वाली और वो यहाँ से जा सकते हैं। फिर सूजी के मॉम डैड रो रहे होते हैं तो सूजी उनसे जाके कहने लगती है कि उन्हें अब सिस्टर के लिए अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके ड्रीम में आई थी और वो कह कर गई है कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी उनकी बेटी बनना चाहती है। हान ये सब देख रहा होता है और वो भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये लोग एग्जीबिशन में गए होते हैं और यहाँ पर ये लोग फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं, मतलब कि हान इन लोग की फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। तो सूजी कहती है कि फैमिली फ़ोटो ऐसे पूरी नहीं होगी जब तक तुम नहीं आओगे और वो लोग उसे भी अपनी फैमिली कंसिडर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।